तो ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट क्लास हम लोगों का हुआ, उसमें हम लोगों ने जो कुछ बेसिक टर्म को डिस्कशन कर लिया हो, जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, जो कुछ कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज को हम लोग समझे थे। रेजिस्टेंस क्या होता है, और रेजिस्टिविटी क्या होता है, यूनिट्स क्या होता है, सबका जो बहुत ही बेसिक है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और सबको मतलब ये जो है टॉपिक सबको आता ही होगा। लेकिन ठीक है, आता है या नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग का सिलेबस में है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि 4 नंबर का मे बी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने का चांस है। और वो टॉपिक हम लोग सिंपल स्टार्ट करने वाले हैं, उनको पता होगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबको पता है कि फॉर्मूला होता है V = IR। लेकिन हम लोग कुछ जनरल चीज को समझते हुए बढ़ेंगे आगे, ताकि कुछ अच्छा हम लोग को जानकारी मिले। जैसे कि हम लोग हमेशा जानते हैं कि ये ओम्स, ये साइंटिस्ट के नाम पे ही है, और ये जर्मन फिजिक्स थे। जो ये ओम्स ने जो ये हम लोग को लॉ दिया है, ये एक्चुअली हम लोग का जर्मन फिजिक्स, सिंपल जर्मन फिजिक्स थे, जिनका नाम था पूरा जॉर्ज ओम्स। जॉर्ज ओम, साइंटिस्ट का जो नाम है वो जॉर्ज ओम है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स ने क्या कहा था, ओम्स ने क्या कहा था, उस चीज को हम लोग अभी समझते हैं पूरा अच्छा तरीके से। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट जनरली एग्जाम में लिखने के लिए आता है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट कोई किसी कंडक्टर में जब फ्लो करता है, जब कोई भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द इंड ऑफ द कंडक्टर। इंड ऑफ द कंडक्टर, लेकिन इसमें कंडीशन होता है क्या, कि प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि कोई भी लॉज कब तक एप्लीकेबल होता है, जब कुछ ना कुछ उसमें एज्यूम्शंस होता है, वह सभी कंडीशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ये चीज को ध्यान में रखना होगा। फिजिक्स का कोई भी लॉ सब जगह एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए एक सर्टेन एज्यूम्शंस होता है और कंडीशंस होता है, तभी जाकर के वो एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग जो बात करेंगे कि सिंपल वे में, कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो कि कल मैंने डिस्कशन किया था, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस, अप्लाइड अक्रॉस व्हाट, द एंड ऑफ द कंडक्टर, द एंड ऑफ द कंडक्टर। कंडीशन क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन लाइक, फिजिकल मतलब जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब का बात कर रहे हैं हम लोग। लाइक टेम्परेचर, प्रेशर जो भी है एटसेट्रा, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, ये हो गया स्टेटमेंट।
यदि आता है कि ओम्स लॉ क्या है, तो हम लोग इस स्टेटमेंट को वहां पर लिखना होगा कि ओम्स लॉ का मीनिंग क्या है। जैसा कि हम लोग एक सिंपल सा फिगर यहाँ पर हम बना रहे हैं, जैसे कि कोई कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर का मान लेते हैं कि करंट आई है, रेजिस्टेंस आर है, पोटेंशियल डिफरेंस भी मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किए हैं वो भी है, पॉजिटिव नेगेटिव। सो एज पर द स्टेटमेंट सिंपली आई इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस या भी इज प्रोपोर्शनल टू आई। सो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं, इस कांस्टेंट के लिए हम लोग जो लिखते हैं, जस्ट वेट 1 मिनट। ओके, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट यूज करते हैं, वो होता है आर। सो यहाँ से भी इजिकल टू आई आर, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है। सो आर के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिए थे पिछले ही दिन कि आर क्या है। आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वेर सिंपली आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, ये सब के बारे में मैंने कल ही डिस्कशन कर दिया था। तो यहां से फॉर्मूला मेरे पास जो आया है, V इजिकल टू आई आर। आर इज रेजिस्टेंस, इज यूनिट इज ओम। सो V इजिकल टू आई आर बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है और याद रखना भी चाहिए। कुछ कुछ चीजें डिफाइन कर सकते हैं हम लोग अपने से यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर V इजिकल टू आई आर है, तो R इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं V बाय आर, V बाय आर, सॉरी V बाय आई, V बाय आई। तो यहाँ पर यदि कोई डेफिनेशन पूछे कि डेफिनेशन ऑफ ओम, ओम को डिफाइन कीजिए, क्या डिफाइन कीजिए, ओम को डिफाइन कीजिए, डेफिनेशन ऑफ ओम। डेफिनेशन ऑफ, इसको डिफाइन करना है, तब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन ऑफ ओम। जब हम लोग 1 वोल्ट सप्लाई देंगे और करंट रहेगा 1 एम्पियर, सपोज दैट व्हेन V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर और R इज इक्वल टू 1 ओम। तो पुट कर ऊपर में क्या आएगा, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 ओम। 1 ओम का मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं, 1 वोल्ट पर एम्पियर। यहाँ पर 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 ओम का मतलब यही है। मतलब क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट। भाई यदि बोले तुमसे कि बाबू 1 ओम तो बोल रहे हो, तो 1 ओम का मतलब क्या है, तो सीधा सीधी बोलना होगा कि सर इसका मतलब होता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is said to be 1 ohm if 1 ampere of current flow through it flow through it। सिंपल हम लोग यहाँ पर 1 ओम का मतलब समझ गए। पूरा ओम्स लॉ को मैंने यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं कि यदि स्टेटमेंट एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो किसी तरह का किसी को कोई कंफ्यूजन
नहीं होगा। सिंपल वे में मैंने यहाँ पर पूरा ओम्स लॉ को डिफाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अभी तक जो पढ़ा है इसमें सिंपल से तरीके से मैंने बता दिया हूँ अभी। ओम्स लॉ से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल को समझते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है। ऐसे भी कोई भी न्यूमेरिकल्स को बनाने से पहले जो छोटा छोटा चीज ध्यान देना रहता है कि आखिर न्यूमेरिकल्स में क्या कहा गया है, उस चीज को गिवन को समझना रहता है। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रहे हैं जो सबसे बनना चाहिए। सो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करंट फॉलोइंग इन द रजिस्टर shown in given फिगर। मतलब एक फिगर हम दिखा रहे हैं, अभी एक सिंपल छोटा सा फिगर यहाँ पर है। एक 5 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है यहाँ पर, और रेजिस्टेंस का वैल्यू भी 5 ओम है। करंट है I एम्पियर। तो बोलने का जरूरत ही नहीं है, आंसर तो दिख रहा है सबको। मैं ऐसे ही क्वेश्चन दिया हूँ कि इसमें बनाना है, तो फिर दिख रहा है आंसर इसका, कुछ नहीं है ना। R इजिकल टू पता, V इजिकल टू IR लगाएंगे यहाँ पर, I इजिकल टू V/R हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन बस ऐसे जनरल दिया कि बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर फॉर्मूला पता है, हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट भी मैंने, मतलब कोई यदि पूछे चार्ज, तो चार्ज यूनिट पता ही है, चार्ज का यूनिट। ठीक है, सेम टू सेम। ठीक है, ओके, चलो एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। मैंने कल बताया था कुछ रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट को, याद होगा तुम, याद करो। मैंने बताया था कुछ फॉर्मूला, रो रो का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं। द लेंथ, क्वेश्चन इज द लेंथ, ट्राई टू सॉल्व द लेंथ ऑफ अ वायर, the length of a wire is doubled by pulling, मतलब खींच करके डबल कर दिए, by pulling it, खींच करके डबल कर दिए। द लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल, कोई एक तार था उसको खींच करके डबल कर दिए। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। मतलब मेरे पास कोई एक तार था, ये मान लेते हैं कोई एक तार है इस टाइप का, इसको खींच करके मैंने डबल कर दिया। खींच करके क्या कर दिया, इसको हम लोगों ने डबल कर दिया। तो मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक लेंथ जो है, सिंपल देख सकते हैं, एक वायर है जिसको मैंने खींच करके उसको डबल कर दिया, है ना, डबल कर दिया। तो बताइए कि जो नया वायर होगा उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। ये सब क्वेश्चंस कंपटीशंस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कंपटीशंस में छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एसएससी जेई, इस टाइप का क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है। तो ठीक है, हम इसको बता रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट में हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समझना होगा। और हम जो बताने वाले हैं, यही कॉन्सेप्ट को लाइफ में कभी भी कहीं भी आए उसी से ही बनाना है जो मैं बताने वाला हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, सब कोई कॉन्सेंट्रेट कर। तो ध्यान से देखना है यहाँ पर कैसे हो रहा है। मेरे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है आर, मोटाई मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन है ए, ध्यान देने की बात है। ठीक है, और जिसका लेंथ है एल।
अब इसको खींच दिए, मैंने खींच करके इसको जो है कि डबल कर दिए, लेंथ को डबल कर दिए, तो लेंथ हो गया मेरा, जो खींच दिए तो मान लेते नया लेंथ एल डैश हो गया। और ये एल डैश किसके बराबर है? लेंथ का दुगुना है। लेंथ का कितना है? दुगुना है, ठीक है। ये चीज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जाहिर सी बात है कि चेंज हो जाएगा, तो मान लेते हैं इसका ए डैश है। रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, तो मान लेते हैं आर डैश है, पहला चीज। ओके, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछेंगे, ये तार का जो वॉल्यूम है, और ये तार का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। जैसे पढ़ते थे क्वेश्चन कि एक हम लोग एक कुआं खोद दिए और उसको मिट्टी बाहर में बनाकर चबूतरा बना दिए, तो मिट्टी जो निकाले कुआं का वॉल्यूम, जो चबूतरा बना उसका वॉल्यूम बराबर होगा। उसी प्रकार इसी तार को खींच करके तो इसी तार को हम लोग बनाए हैं, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम तो बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि जो इनिशियल वॉल्यूम, ये जो हम बता रहे हैं, ये कोई बुक में नहीं मिलेगा अभी, ये बहुत तरीका सही है बताने का। इनिशियल वॉल्यूम और जो फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि वही तो मटेरियल उसी को खींच के बनाया है ना, तो फाइनल वॉल्यूम। तो एरिया इंटू लेंथ यही होता है वॉल्यूम, सबको पता होगा। एरिया इंटू लेंथ को ही तो वॉल्यूम कहते हैं। तो एरिया पता है पहला का, इनिशियल लेंथ पता है। दूसरा का हम लोग का एरिया पता है, ए डैश है। लेंथ हम लोग का 2L है, डबल हो गया है लेंथ, ठीक है। यहाँ से एल एल कट जाएगा, तो मेरे पास जो नया एरिया आएगा वह जो ओरिजिनल का क्या है, हाफ आएगा, ठीक है। ये हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ए डैश इज इक्वल टू A/2 आएगा, क्योंकि इसी तार को खींच करके तो मेरे पास रिलेशन आ गया कि जो ये एरिया है मेरे पास, जो ये वाला एरिया है, ये क्या हो जाएगा, जो पहले वाला एरिया था उसका आधा हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों के पास जानते हैं कि हम लोग का जो फॉर्मूला उस दिन भी बताए थे, याद करो वाला फॉर्मूला, जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मैंने बताया था, रो इज इक्वल टू RA/L। यहां से हम लोग आर को निकालेंगे तो रो L/A, ये हम लोग के पास आया है। और ये क्या है? इनिशियल वाला। ये क्या है? इनिशियल वाला। अब हम लोग इसमें जो नया रेजिस्टेंस आएगा, जब तार को हम लोग खींच देंगे, जब तार को खींच देंगे तो नया रेजिस्टेंस मतलब जो न्यू, जो सिंपल बोलेंगे रेजिस्टेंस मतलब न्यू वाला आर डैश माने हैं हम लोग, आर डैश माने हैं। तो फॉर्मूला में रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं करता, क्योंकि ये तो मटेरियल है। इसका लेंथ एल डैश माने हैं और एरिया को हम लोग क्या माने हैं? ए डैश माने हैं, ठीक है। सो रो एल डैश का वैल्यू को यदि देखेंगे तो क्या है? 2L है। और ए डैश का मतलब अभी हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, जो कि A/2 है, ठीक है। अब ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये रो सिंपल एल और बटा ए हो जाएगा। तो रो L/A यदि हम लोग यहाँ देखेंगे तो वो किसके बराबर हो रहा है? देख सकते हैं आर के बराबर हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा 4R। तार को यदि हम लोग डबल खींच देंगे तो मेरा जो नया रेजिस्टेंस आता है वह 4 टाइम्स ऑफ द न्यू जो तुम्हारा ओल्ड रेजिस्टेंस होता है, मतलब तार का 4 गुना होगा। यदि उसका 5 है तो इसका 40 हो नहीं, सोचिए 20 हो जाएगा। यदि इसका 10 है तो 10 × 4 40 हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही छोटा था, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही इसमें ज्यादा था। If the length of a wire is doubled by pulling it, find the new resistance। मेरे पास एक तार है, उसको खींच के डबल कर देते हैं, तो बताइए कि उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमेशा ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे अच्छे कंपटीशन, रेलवे, SSC, जेई, हर जगह कहीं भी आए कॉन्सेप्ट यही रहेगा, जैसे मैंने बताया एकदम डिटेल। देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी किसी तरह का दिक्कत यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर बताया हूँ। सेम प्रोसेस में बनाना है जैसे बोले हैं।